ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ इफ़त उमर और मेरे साथ हैं डॉक्टर सामिया राजी। अक्टूबर, जैसे कि अब तो बहुत सारे लोगों को पता है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस यानी कि छातियों के सरतान की अवेयरनेस का महीना है, तो हमने सोचा कि आज हम एक स्पेशल एपिसोड इसी बीमारी के बारे में करें, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है और उसके बाद इंडिया आता है। तकरीबन 109 औरतें 24 घंटे में छाती के सरतान की वजह से वफात पाती हैं। 9 में से 1 खातून को कभी ना कभी किसी एज में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। 40,000 औरतें सालाना इस बीमारी की वजह से वफात पाती हैं और 90,000 न्यू केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सामिया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसकी क्या वजह है कि हमारे रीजन में यानी कि पाकिस्तान में, एशिया में सबसे ज़्यादा जो है नंबर पाया जाता है इस कैंसर का। तो इफ़त, सबसे पहले तो इसका एक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है एंड दैट इज़ वाई दुनिया भर में भी अवेयरनेस कुछ हद तक बाकी बीमारियों से कंपेयर करो तो कम ही है, लेकिन पाकिस्तान स्पेशली हमारे रीजनल एरिया में जहाँ पे इतनी ज़्यादा शर्म का एस्पेक्ट बीच में आ जाता है, ये जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसके साथ women associate a lot of shame with it and you know they're not comfortable, वो अपने आप को सेल्फ एग्जामिन नहीं करेंगी, वो शीशे में खड़े होके भी अपने आप को नहीं देखेंगी और फिर शायद कुछ उनको लगेगा भी कि कुछ गलत हो रहा है, कोई अनॉमली है, तो मे बी दे डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू देयर पार्टनर अबाउट इट। या फिर हम लोग जिन लोगों का फ़र्ज़ है कि हम सोशल मीडिया पे इस अवेयरनेस को बढ़ाएं, हम भी इस टॉपिक पे उतनी खुल के बात नहीं करते जिससे हमारी पब्लिक को अवेयरनेस हो कि ये इतना डेंजरस है और कितना प्रिवेंटेबल भी है। इसको आप कितना अर्ली कैच कर लो तो आपकी सर्वाइवल रेट कितना बढ़ जाता है। अगर इसकी अर्ली सर्वाइवल हो जाए डॉक्टर सामिया, तो 90% आप इससे जो है निजात हासिल कर सकते हैं। जी, 90%, 100% भी निजात हासिल कर सकते हैं। सर्वाइवल रेट आपका 100% भी हो जाता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी अर्ली आपने इसको कैच किया है। इफ़त, इसके जो स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान में इतने भयानक हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये अर्ली डिटेक्शन नहीं होती। इसको आप जितना अर्ली कैच कर लो, आपका सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाता है और आपकी जो बीमारी के जो इलाज है उसकी मॉर्बिडिटी बहुत बेहतर हो जाती है। द ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर एट अ सर्टेन स्टेज इट टेक्स सच अ टोल ऑन द बॉडी। अगर आप कभी किसी कैंसर वार्ड में जाके देखो, उन ख़वातीन का जो हशर मैंने ख़ुद देखा हुआ है, जिस तकलीफ़ से वो गुज़रती हैं और ट्रीटमेंट नाकाम हो जाती है और फिर वो हार्ट आपका ब्रेक कर जाता है कि आपको लगता है आप रिमिशन में जा रहे हो और फिर वापस आ जाता है। इसको अगर आप स्टेज 0, स्टेज 1 पे ही कैच कर लो तो आपकी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन भी कम होगी। विद द न्यू डेवलपमेंट्स मे बी आपको इतनी टॉक्सिक रेडिएशन से गुजरना ही ना पड़े। देयर आर सर्टन ड्रग्स नाउ जो कि उसको रोक लेती हैं। सो जो हमने चीज़ लोगों को सिखानी है वो ये है कि हमने इसको अर्ली कैच कैसे करना है। बताइए कौन कौन से स्टेजेस हैं और क्या क्या सिम्टम्स? ठीक है, अच्छा, अब स्टेजेस कैंसर की आने से भी पहले आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन वुमेन, जो ख़ास तौर पे 15 से 35 साल की औरतें हैं, जिसमें बेनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं आपके ब्रेस्ट के अंदर। बेनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं जो कैंसरस नहीं होते, ठीक है, लेकिन छोटी सी ग्रोथ होती है जो ब्रेस्ट टिश्यू में होती है। उसमें 2 सबसे कॉमन चीज़ें होती हैं, एक सिस्ट्स होती हैं और एक फाइब्रोएडेनोमास होते हैं। अच्छा, अब ये हैं दोनों ही बेनाइन। उसमें क्या होता है कि बिकॉज अगेन इस एरिया से खौफ भी एक बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है ना, कि अगर हमने किसी को बता दिया और खुदा ना खास्ता ये बीमारी निकल आई तो हमें किस अजाब से गुजरना पड़ेगा। अजाब के अलावा औरतें समझती हम नकारा हो जाएंगी, हमारी शादी नहीं होगी, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ऐसा है भी। फिर अगेन जितना हमने इस अपने ऑर्गन के साथ शेम और पर्दा एसोसिएट कर दिया है, उतना ही इसके साथ आपकी एक अट्रैक्टिवनेस का भी तो एंगल आ जाता है ना, तो उसमें भी औरतें बहुत डर जाती हैं। अब आपकी है छोटी सी सिस्ट, लेकिन आप डर गए हो, अब उसमें फ्यूसिडिन क्रीम लगा लोगे, ठीक है, which is even worse because you're putting steroids on your skin now, और उसको आप अलामत दबाते रहोगे। मैं बहुत सारी बच्चियों को जानती हूँ, बहुत सारी ख़वातीन को जानती हूँ जो अपनी जो इस तरह बिनाइन ग्रोथ्स होती हैं उनको लेके चलती रहती हैं और वो जाती नहीं है डॉक्टर्स के पास या निकलवाती नहीं है।
पहली बात तो आपको हर ऑन्कोलॉजिस्ट, खासतौर पे जो ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो आपको ये बताएंगे कि अपने इस टिश्यू के अंदर किसी ग्रोथ को रहने नहीं देना। अच्छा, चाहे बेनाइन है। ओ, it has to be taken out. So before I even go to the stages of breast cancer itself, आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर आपकी कोई सिस्ट भी बन गई है, जो सिस्ट है जो कि बिल्कुल एक जैसे फोड़ा फिंसी टाइप चीज़ होती है, वो भी अगर आपकी ऊपर सुपरफिशियल क्रीम लगाने से ठीक नहीं हो रही, तो आप उसको प्लीज़ जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको निकलवाएं। कुछ भी अंदर छोड़े मत। मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, ये भी कॉज बन सकता है लेटर? हाँ, ओके। क्योंकि देखो ये एक टिश्यू जो है हमारा ऐसा है जिसमें समझो कि एक जो अगर कोई सिस्ट है या फाइब्रोएडेनोमा है, वो भी एक कांस्टेंट इंजरी और एक बैड सेल्स की सोर्स तो है ना अंदर। ओके। और आपके हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आता रहेगा, आपको स्ट्रेसर्स मिलते रहेंगे, आपको एनवायरनमेंट से टॉक्सिन्स भी मिल रहे हैं। वी डोंट नो कि एक सेल जो नॉर्मल सेल नहीं है, चाहे वो बेनाइन भी है, वो कल को क्या शेप ले ले। अच्छा, तो डॉक्टर्स रियली इनकरेज कि ब्रेस्ट टिश्यू में छोड़ो कुछ भी नहीं, उसको निकलवा लो। ओके, ठीक है, ठीक है। ये तो अब आपका हमने बिनाइन लम्प्स की बात कर ली। अब हम चले जाते हैं इसकी स्टेजेस के ऊपर। सो जो स्टेज इसकी सबसे बेहतर स्टेज है जिस पे हमें इसको पकड़ लेना चाहिए इज स्टेज 0। ओके, आई विल रेफर टू माय नोट्स सो आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग। अच्छा, स्टेज 0 के ऊपर बज़ाहिर कुछ भी नहीं होगा। आपको एक छोटा सा, दे कुड बी अ वेरी स्मॉल ग्रोथ इनसाइड योर ब्रेस्ट टिश्यू। इस स्टेज पे अगर आप इसको कैच कर लो, और ये ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो अपने रेगुलर स्कैन्स करवाते हैं या अपनी खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी जेनेटिक्स में ये होता है और वो इसलिए पैरानॉइड होते हैं, थोड़े अवेयर भी होते हैं, वो उसको चेक करते रहते हैं। इस स्टेज के ऊपर आपका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है दैट्स 100%। अच्छा, यानी कि जो बिल्कुल शुरू का स्टेज है, अगर आप वहाँ पकड़ लें, और उसको पकड़ने का तरीका सिर्फ स्कैन्स है, क्योंकि शायद मेरी नॉलेज में कि उसमें पेन भी नहीं होती। उसमें पेन नहीं होती, इट्स अ वेरी स्मॉल ट्यूमर। स्कैन से भी पहले सेल्फ एग्जाम, मे बी कंसल्टिंग द डॉक्टर रेगुलरली, और फिर अपनी एज का और जेनेटिक्स का ख्याल रखना, वो मद्देनजर। जेनेटिक्स से आपकी मुराद है अगर आपकी फैमिली में जी किसी को, आपकी फुफ्फो को, आपकी खाला को, आपकी नानी को, कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में ब्रेस्ट कैंसर रहा है, तो आपके चांसेस आम लोगों से ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है। तो उन खवातीन को ज्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम स्टेज 0 के बाद आ जाएंगे स्टेज 1 पे। उस पे आपका ट्यूमर थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इट्स स्टिल प्रीटी स्मॉल बिकॉज इट्स लेस देन 2 सेंटीमीटर। ठीक है। लिम्फ नोड्स तक तो ये अभी भी नहीं जाता। ठीक है। लिम्फ नोड्स तक नहीं गया तो मेटास्टेसिस तो अभी सवाल ही नहीं आता। स्टेज 1 पे भी आपका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है दैट इज 100%। अच्छा, सो दिस इज स्टेज 0 to 1 इज द बेस्ट स्टेज टू कैच इट। स्टेज 2 पे अब आपका ट्यूमर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इट्स बिटवीन अबाउट 2 सेंटीमीटर्स to 5 सेंटीमीटर्स, और लिम्फ नोड्स में आप लिम्फ नोड्स होते हैं जो लिम्फ नोड्स, हाँ, लिम्फ नोड्स जिसम में बहुत जगहों पे होते हैं, लेकिन जो हमारे ब्रेस्ट टिश्यू से लिंक्ड हैं डायरेक्ट, वो आपके आर्मपिट के अंदर होते हैं, विच आर कॉल्ड द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। और फिर आपके सबक्लेविकुलर भी होते हैं जो यहाँ गले के इसमें गर्दन में होते हैं। ओके, तो ये 2 लिम्फ नोड्स हैं जहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू से जो भी चीज ट्रैवल करती है वो सबसे पहले जाती है। ठीक है। ऑल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली कैंसरस। कई दफा कोई इन्फेक्शन भी होती है, जैसे सिस्ट है, जैसे मैं सिस्ट की बात पहले भी की। स्टेज 2 पे मेटास्टेसिस नहीं होता। मेटास्टेसिस से मेरी मुराद है कि आपका जो कैंसर का जो टिश्यू है वो दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं है पहुंचा। ठीक है, लिम्फ नोड्स तक चला गया, उसके भी अभी वही कैंसर मौजूद है, थोड़ा सा हम इसको लोकलाइज्ड कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी स्टेज 1 और 2 में तुम ये डिफरेंस देखो कि सर्वाइवल रेट, जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, अब उसका इंसिडेंस 100% से 87% पे आ रहा है। अरे, और ये जैसे जैसे जो कैंसरस टिश्यू बढ़ता जाता है, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो बढ़ता जाता है और आपका सर्वाइवल रेट कम होता जाता है। अब जब हम स्टेज 3 पे आ जाएंगे, जहाँ पे ट्यूमर साइज अब आपका 5 सेंटीमीटर से भी बढ़ गया है, उसके साथ अब आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस भी शायद आ जाएगी। अच्छा, सो मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान में, एंड वी कैन कंसल्ट अ गुड ऑन्कोलॉजिस्ट ऑल्सो जो हमारी बात को कंफर्म भी कर दें, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में हम स्टेज 3 पे पकड़ते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें जब आउटवर्ड सिम्टम्स आते हैं, आउटवर्ड सिम्टम में होगा कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसकी स्किन में डिम्पलिंग आ गई,
पकरिंग सी होती है, जैसे कैसे मैं बताऊं आपको, सिलवटें सी पड़ गई स्किन के अंदर, ठीक है। निपल की इन्वर्जन हो सकती है, अंदर की तरफ निपल आपका इंसर्ट हो जाता है। हाँ। ओके। दोनों ब्रेस्ट्स के अंदर उनके साइज में चेंज आ सकती है। एक सडन मैस है जो आपको ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है। कई दफा इट्स एज सिंपल एज ओवर सेंसिटिविटी इन द स्किन, वहाँ पे खुजली ज्यादा होती है। अच्छा। सो ये सारी चीजें हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड सम लिक्विड आल्सो ओजेस आउट अगर आप प्रेस करो। ओके। निपल से डिस्चार्ज भी हो सकता है। ये सारे साइंस हैं। अब अभी भी है लोकलाइज्ड, लिम्फ नोड्स तक ही है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, विच इज फैला नहीं है और ऑर्गन्स में। ओके। लेकिन ऑलरेडी 5 ईयर सर्वाइवल रेट इसका अब 87% से 61% है। ठीक है। अब इस स्टेज के ऊपर आपकी ट्रीटमेंट भी तकलीफ दे शुरू हो जाएगी, आपके रिमिशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब आप आ गए हो स्टेज 4 पे, जहाँ पे अब ट्यूमर बड़ा है, आउटवर्ड साइंस जो हैं वो हो या ना हो, ट्यूमर बड़ा है, लिम्फ नोड्स में तो है ही है, अब आपका मेटास्टेसिस भी हो गया। यहाँ पे सर्वाइवल रेट गेस करो क्या होगा? 20%। अरे सो इट्स एज ड्रास्टिक एज दैट। और ये सिर्फ हम अपनी ख़वातीन जो हैं वो हम एक केयरलेसनेस में, आई डोंट नो इवन इफ आई शुड कॉल इट केयरलेसनेस, एक तकलीफ दे बात है ये करने वाली, कि अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती, अपने ऊपर अपना ख्याल नहीं रखती, ये नहीं सोचती कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, बच्चों को खामदों में लगी रहती हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर योरसेल्व्स, दिस इज़ वेरी सीरियस, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और जिस तकलीफ से आप लोग गुजरोगे उससे ज़्यादा तकलीफ से आपकी फैमिली गुजरती है, आपके बच्चे गुजरते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा साम्या, इसको एक कहा जाता है कि कैंसर के जो भी ट्यूमर है उसमें दर्द नहीं होती है, और इसलिए लोग इसको सीरियस नहीं लेते। इज इट ट्रू और इज इट अ मिथ? आई थिंक इट्स अ मिथ। ओके। हम इस तरह से, इसीलिए मैंने बिनाइन ट्यूमर्स की भी स्पेसिफिकली बात की थी कि इस फैसले को आपने अपने तक नहीं रखना कि दर्द नहीं हो रही तो ये बिनाइन है। जो भी चेंज आपको अपने ब्रेस्ट में जिस वक्त नजर आए, चाहे वो एक फिंसी हो, आपने जाके अपना कंसल्ट जरूर करना है। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर्स। गायनोकोलॉजिस्ट के पास सबसे पहले चले जाएं। गायनोकोलॉजिस्ट आपको सेटिस्फाई ना करे, आप उसको परसू करें, उस चीज को चेस करें, इस चीज को इग्नोर मत करें। लेकिन सामिया, ये तो वो आप बात कर रही है जिन खवातीन को थोड़ी अवेयरनेस है, जिनके पास डॉक्टर्स अवेलेबल है, लेकिन हमारी 80% खवातीन जो इस बीमारी का शिकार होती हैं वो दही इलाकों में रहती हैं। और वहाँ पे तो इतनी शर्म एसोसिएटेड है इसके साथ कि आप इसको हाथ लगाना और टेस्ट करना और किसी और से टेस्ट करवाना इज तो एब्सोल्युटली नो। मैंने जितना देखा है ना ब्रेस्ट कैंसर वार्ड्स के अंदर, डू यू नो कि सबसे ज़्यादा कहाँ से लोग आए होते हैं? इट्स फ्रॉम आवर ट्राइबल एरियाज जी, KPK से, क्योंकि वहाँ पे अगेन अब एक औरत और एक पर्दों के अंदर है, उसके अंदर तो अवेयरनेस है भी, तो देयर इज़ अ हेजिटेशन टू टॉक अबाउट इट। और दुनिया भर में हम कहते हैं कि 45 के बाद और ख़ास तौर पे 50 के बाद इसके केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत यंग एज पे इसके केसेस बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा फिर वही बात आ गई कि आप औरतों को, मुझे नहीं, आई कांट हेल्प यू इन दैट कि हम 80% जो हमारी देही आबादी है उनको हम किस तरह से अवेयर करें। मे बी शायद आप और मेरे जैसे लोग ही, या जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, वो इस टॉपिक को, इसमें हमारी हुकूमत को बहुत, जिसे कहना चाहिए, जहाँ फिशानी से काम करना चाहिए। और पिंक रिबन जो इनिशिएटिव है उन्होंने बहुत काम किया और बहुत लोग इसकी अवेयरनेस के बारे में बात करें। पर बात वही है कि हम जिस जगह और जिस मीडियम में अवेयरनेस की बात करते हैं वो कम लोगों को अवेलेबल है। तो हमें बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स चाहिए और गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं ख़वातीन की सूरत में हमें इन इलाकों में बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर नामुमकिन है। तो हमारी गवर्नमेंट को ख़वातीन के लिए इस काम को बहुत तेज़ी से और बहुत जाफिशानी के साथ करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर सामिया, हम हमेशा कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन यानी खुद डिटेक्ट करना का जो तरीका है वो आना तमाम ख़वातीन को बहुत ज़रूरी है। और मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि ये तरीका हमारे सिलेबस में पढ़ाई में शामिल होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि क्या तरीका होता है कि आप खुद से सेल्फ एग्जामिन करें। ठीक है, सबसे पहले तो गेट ओवर योर फियर्स।
और शीशे के सामने अपने आप को एग्जामिन करें माइनस योर क्लोथ्स, ठीक है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को चेक करें। एंड देन व्हाइल यू आर टेकिंग अ शावर, आपने उसको एक फिंगर्स के जेंटल प्रेशर से, ये है ना, हाँ, लाइक दिस, यू नॉट गोना पोक, बिल्कुल सही, ठीक है, उसके जेंटल प्रेशर से आप उस एरिया को हल्का सा मसाज करके सर्कुलर मोशंस में सारे को चेक कर लें, ठीक है। उसमें अगर आपको लगे, एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग इट डेली और रेगुलरली, तो जो चेंज कोई आती है वो फिर आप डिटेक्ट कर, ठीक है ना। अभी तो आप there's no need to panic when you do it, because you know it's everything is going to feel like a nodule, क्योंकि उसके अंदर lobules हैं, breast tissue के lobules हैं, lobes हैं और glands हैं, वो आपको ऐसे फील होंगे कि जैसे वो कोई nodules हैं और कोई growth है उसमें, वो growth नहीं होती। बट आप जब उसको एक नॉर्मैलिटी को अपनी establish कर लोगे, तो फिर आप नॉर्मल से जो चीज़ हट जाती है उसको भी आपने डिटेक्ट करना सीख लेंगे। मुझे जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो कैंसरस आपकी ग्रोथ होती है ना, या जिस पे आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए, वो चीज अपनी जगह से हिलती नहीं है। हाँ। वो एक जगह आपको नोकीली सी कोई ग्रोथ महसूस होती है। फाइब्रोएडेनोमा जैसे जो बेनाइन वाला है वो हिलता रहता है ना, वो आपकी उंगली के साथ इधर भी हो जाता है, उधर भी, लेकिन जो कैंसर वाला है वो एक जगह पे आपको कांटे की तरह चुभता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है। आपने आर्म ऊपर करके पूरे अपने अंडर आर्म्स और पूरा ये एरिया जो है हफ्ते में एक दफा भी आप कर लें तो आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। और डॉक्टर साहब, इसकी कोई प्रिवेंशन होती है? हाँ जी, बिल्कुल प्रिवेंशन। देखो, सबसे पहले हम आपकी रिस्क फैक्टर पे चले जाते हैं ना, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सो फर्स्ट एंड प्राइमरी रिस्क फैक्टर इज योर एपिजेनेटिक्स, कि आपकी फैमिली में किसी को है, दैट मीन्स यूर एट रिस्क, ठीक है। अब उसको डिटरमिन करने के लिए देयर इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट जिसको हम जीन टाइपिंग कहते हैं, जेनेटिक, आपकी सारी डिटेल्स निकल आती है। और पाकिस्तान में आई गेस अवेलेबल भी नहीं होगा। आई डोंट थिंक इट्स अवेलेबल, और अगर है कोई एक आध लैब कर रहा है तो वो एग्जॉर्बिटेंट रेट्स होंगे। प्लस मैं उसको इतना ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करूँगी, बिकॉज जो जेनेटिक टेंडेंसी है जिसको हम जर्म लाइन टेंडेंसी कहते हैं, वो सोमैटिक टेंडेंसी से कम ट्रांसलेट होती है। नाउ व्हाट टू सिंप्लीफाई इट इन लेमन्स टर्म्स इज कि आपको अगर आपकी जीन्स में है कैंसर, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी मैनिफेस्टेशन कैंसर की होगी, लेकिन अगर आपकी सोमैटिक यानी आपकी बॉडीली चेंजेस उसको सपोर्ट कर रही हैं, विच मीन्स योर डाइट, योर स्ट्रेस लेवल्स, योर एक्सपोजर टू रेडिएशन, तो फिर आपके चांसेस ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाते हैं उन खवातीन की निस्बत जिनका जेनेटिकली उन्हें नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, समझ। उसमें लॉट ऑफ वुमेन स्मोक आल्सो, वेदर दे टेल द पब्लिक और दे डोंट टेल द पब्लिक, बट स्मोकिंग इज वन थिंग। फिर आप वही जो मैं हमेशा एक ही चीज़ के बारे में आप कहेंगे पीटती रहती हूँ, जो हार्मोन रिडन हमारी ग़िज़ा है, जिसमें हार्मोन रिडन मुर्गी, अंडे, डेयरी, बीफ, इस सारी तेल से, खाने के तेल जो हम खाते हैं, प्रोसेस्ड चीजें तो है ही हैं, बट सबसे ज्यादा हार्मोन से भरी हुई। ठीक है, जिसमें हम डेयरी के ऊपर आ जाते हैं। चिकन, अंडे, बीफ जो भैंसें होती हैं, जो जब दूध देना बंद कर देती हैं, तो उनको फिर हम ज़िबा करके तो उनका बीफ निकाल देते हैं और उनको दूध देने के लिए हार्मोन्स दिए जाते हैं। सो वो चीज़ें जब आप कंज्यूम करोगे तो आपकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा, आपके ट्राई एंड अवॉइड सीटी स्कैन्स। अच्छा, वो रेडिएशन। सो रेडिएशन को, कितनी रेडिएशन आपको मिल रही है? अब इसमें हमारे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। कुछ लोग भी, हम जब एज अ पेशेंट मैं भी जाती हूँ, तो जब मुझे कभी MRI रेकमेंड हुआ है तो बिकॉज आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक आई वुड ऑप्ट फॉर अ CT, बट जो CT में आपको एक्सपोजर मिल रहा है वो मैक्सिमम है। यू कैन एक्चुअली कंपेयर इट टू हिरोशिमा एंड नागासाकी। अच्छा, हाँ, उससे थोड़ा ही कम होगा। Really? हाँ, CT स्कैन में और PET स्कैन्स में रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ओके, और एक्सरेज में? एक्सरेज में कम है। ओके, हाँ, एक्सरे में कम है। लेकिन फिर भी वो सबको कमरों से निकाल देते हैं। रेडिएशन वो भी खतरनाक है, बिकॉज वो ओवरऑल अगर बार बार होती जाए एक चीज तो उसका इफेक्ट तो एड अप होता जाता है ना। तो इसलिए ये चीज़ें कुछ हो गई। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है जो डिटर्मिन करती है कि आपकी जो जेनेटिक टेंडेंसी है वो एक्चुअली कैंसर में ट्रांसलेट होगी कि नहीं होगी, विच इज़ योर इंसुलिन रेजिस्टेंस।
इसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस विल कॉज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। और इसकी जो सबसे पहली अलामत है वो बेली फैट है आपका। ख़वातीन में जिनको आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि जो दुबली पतली हैं उनमें ये मैनिफेस्ट नहीं होता इसका, लेकिन वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स इज मोटापा एज वेल, व्हिच इज रिलेटेड विद insulin resistance. Motapa is not a disease, as we have talked about before also. लेकिन it does contribute. I mean, I don't want to say that this is the one thing that will tell you that for sure this person will get breast cancer, but it will contribute. इसीलिए ये भी कहा जाता है कि चीनी पे मैनिफेस्ट होता है कैंसर। जितना आप मीठा खाते हो वो आपके लिए जहर है, पॉइजन है अगर आपको कैंसर है। ओके। Also a lot of cancer survivors उन्होंने ये देखा है कि जब वो अपनी ग़िज़ा से मीट निकाल देते हैं और वेजिटेरियन डाइट पे आ जाते हैं तो उनकी भी रिकवरी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। सो वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल और प्रोसेस चीज़ों का कम से कम और मीट सोर्सेज का कम से कम। ओके। उसके अलावा स्ट्रेस का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, मैं एक रिसर्च अभी मैं पढ़ रही थी, उसमें ये कह रहे थे, क्योंकि मुझे एक कॉमन सेंस मुझे बताता है कि स्ट्रेस शुड बी अ कॉज फॉर कैंसर, लेकिन अभी तक कुछ स्टडी प्रूव नहीं कर पाई कि स्ट्रेस की वजह से भी कैंसर हो। देखो, उसको अगेन प्रूव करने के लिए तो फिर वो पूरा हार्मोन्स का जो कॉर्टिसोल का लिंक इंसुलिन रेजिस्टेंस से बनता है और फिर वो इन्फ्लेमेशन से बनता है, वो इस तरह से तो इनडायरेक्टली तो प्रूवन है। ओके। फिर आप अगर ओवर द ईयर्स इंसिडेंट्स को देखो या जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उनकी हिस्ट्री देखो, तो जैसे जो वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वाइवर्स थे, जो इनकार्सरेटेड थे, जिनको कैंप्स में रखा गया था, उनकी औलाद में उनके अंदर खुद कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। अरे। सो औरतें जो बहुत डिप्रेस्ड रहती हैं, सुप्रेस्ड रहती हैं और सबलिमिनली उनका स्ट्रेस लेवल हर वक्त ऑन है, ट्रिगर्स ऑन हैं, उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली इफ यू हैव अ जेनेटिक टेंडेंसी। ओके। डॉक्टर साहब, मुझे एक और बात बताएं कि पेरी मेनोपॉजल और मेनोपॉजल औरतों में ज्यादा इसकी टेंडेंसी, इसकी क्या वजह है? हार्मोन्स भी कोई रोल प्ले करते हैं? हार्मोन्स तो ऑफ कोर्स करते हैं, बिकॉज ये एस्ट्रोजन प्रेडोमिनेंट औरतों में ज्यादा होता है, जो मैं कह दूं ज्यादा फर्टाइल होती हैं। Okay, let's put it this way. If you had your period really early and you have your menopause really late, you have been exposed more to estrogen. Oh. So as time goes by, the incidence increases as your exposure to that hormone estrogen increases. So इसको जितनी जल्दी आप कैच कर लो, अगर आप में जेनेटिक टेंडेंसी है तो अपनी 20s में ही अगर आप अपनी डाइट को मॉडिफाई कर लो, अपने वेट को मॉडिफाई कर लो, सब्जी, फ्रूट, इस तरह की ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दो, तो आपकी चांसेस ऑफ दिस मैनिफेस्टिंग बाय द टाइम यू आर 50 विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा, ओके। और इसमें एचआरटी भी कोई रोल प्ले करती है अगर खवातीन उस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करें? एचआरटी के साथ जो स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी, जो एक स्टडी जिसको बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है, उसका कंट्रोल थोड़ा सा ऑफ था। उसमें जो सब्जेक्ट्स लिए गए थे, जो खवातीन जिनको उन्होंने कंट्रोल्स बनाया था और जिनको डायरेक्ट एचआरटी दी गई थी, उनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि वो स्मोकर्स थी, 60s में थी, ऑलरेडी और बीमारियां भी थी, तो उनके चांसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग द डिजीज वर ऑलरेडी हायर। ओके। तो बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स में इसके चांसेस बहुत कम है। अगेन सिंथेटिक हार्मोन से हो सकता है, तो उसको चलें आप अवॉइड कर लें। उसमें भी शायद बहुत कम ही के चांसेस है, लेकिन चलें आप बिल्कुल उसको वो रिस्क फ्री करना चाहते हैं तो बायो आइडेंटिकल हार्मोन से आप थेरेपी वो वाली जो है उसको यूज करें, जो कि अगेन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। दूसरा, फिर मैं प्रिवेंशन के लिए वही कहूँगी कि आप इसको जितना जल्दी कैच करो, तो इसके लिए आपने अपना सेल्फ एग्ज़ाम करना है और एक सर्टन एज के बाद मैमोग्राम ज़रूरी होते हैं। सो मैमोग्राम जो है दैट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स अबाउट 8,000 रुपीज़ एवरेज सी मैं आपको एक प्राइस बता रही हूँ करंटली। और उसके साथ बड़ा खौफ एसोसिएटेड है कि पता नहीं बड़ी दर्द होती है, बिल्कुल दर्द नहीं होती, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल प्रोसीजर है, थोड़ा सा आपको एम्बैरसमेंट होगी, बट वो तो फिर हम बात कर ही चुके हैं कि हमारी ख़वातीन को तो अपने इस एरिया को एग्जामिन करने में वैसे भी एम्बैरसमेंट होती है। सो बेसिकली ब्रेस्ट टिश्यू को 2 प्लेट्स के बीच में रख के स्क्विश करते हैं ताकि वो फ्लैटन हो जाए और फिर उसको एक्सरे से एग्जामिन करते हैं और उसके अंदर बहुत छोटी ग्रोथ्स भी डिटेक्ट हो जाती हैं।
सो अगर आप की फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो आप 45 के बाद रेगुलरली, फैमिली हिस्ट्री है तो प्रेफरेबली 40 के बाद, वंस एवरी 2 years, और या वंस अ ईयर एज यू ग्रो ओल्डर। उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। वंस अ ईयर मैमोग्राम करवा के तो एक तसल्ली अपने पास रखनी चाहिए कि हम उस पाथ पे नहीं जा रहे, और जितना जल्दी पकड़ेंगे हमें उस तकलीफ से, उस अजाब से गुजरना नहीं पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा था कि जिन बच्चियों को जल्दी पीरियड हो जाते हैं तो वो भी लाइकली हैं कि लाइफ में उनको हो सकता है हाँ। तो उनको किस एज में से अपना ये मेमोग्राम? 40। उनको भी 40, हाँ। मतलब यंग एज में जरूरत नहीं है, अनलेस और अंटिल दे फील सम चेंज। और प्लीज ये सीख के तमाम खवातीन, और आप जिन जिन को जानते हैं आपके घर में हाउस हेल्प है, उनको भी सिखाएं जितने भी। और ये मर्दों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि खवातीन किस तकलीफ और किस चेंजेस से गुजरती है जब उन्हें इस किस्म की बीमारी होती है, और मर्द जिस तरह उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं और जिस तरह उनकी कोई, जिसे कहते हैं, कदर नहीं रहती, फिर उनकी जिंदगी बेमायने जैसे मर्द कर देते हैं। स्पेशली मस्कैटमी के बाद जो खवातीन सबसे ज्यादा घबराती हैं जिस चीज से कि अगर हमारे ब्रेस्ट रिमूव हो गए तो हम क्या, हमारी क्या जिंदगी है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए जितना भी आप इसके बारे में नॉलेज हासिल करें और अपने आप को खुद चेक करें, उतनी आपकी ज़िंदगी आसान होगी। और अगेन डॉक्टर सामिया, लाइक आई सेड केस में गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है। इन टेस्ट को दूर दूर तक पहुंचाएं, सस्ता तरीन करें ताकि ख़वातीन इस मुसीबत से निजात हासिल कर सकें। एंड वन मोर थिंग आईड लाइक टू ऐड, इफ़त, प्लीज़ राइट टू अस इफ़ यू फील कि आप किसी चीज़ के बारे में एम्बैरेस्ड हो और आप किसी से ये बात डिस्कस नहीं कर पा रहे, यू कैन राइट टू इफ़त एंड मी, और हम आपको प्राइवेटली उसका जवाब देके जितना भी गाइड कर सकते हैं करेंगे। दैट्स आवर प्रॉमिस टू यू। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर सामिया ने कहा, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हमें भी गाइड करें कि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर कैसे करें। और अब हमें इजाज़त दें। होपफुली आपको काफ़ी मालूमात हासिल हो गई होंगी। डॉक्टर सामिया एक्सप्लेन्ड इट सो वेल। आई एम अ स्मोकर और मैंने कभी मेमोग्राम नहीं कराया। आज के बाद मैं सबसे पहले जाके अपना मेमोग्राम कराऊंगी। थैंक यू सो मच।